नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं जानी मानी वरिष्ठ लेखिका सुधा आदेश की लिखी हुई कहानी ईर्ष्या। सुधा आदेश जी की कहानियाँ देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में निरंतर छपती रहती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। निशा को डॉक्टर ने जब ये बताया कि पेट में ट्यूमर है तथा ऑपरेशन कराना बेहद ज़रूरी है, वरना वो कैंसर भी बन सकता है, तो पति आयुष के साथ वो भी काफ़ी घबरा गई थी। सारी चिंता बच्चों को लेकर थी। वरुण और प्रज्ञा काफ़ी छोटे थे। उसकी इस बीमारी का लंबे समय तक चलने वाला इलाज तो उसके पूरे घर को अस्त व्यस्त कर देगा। सच पूछिए तो जब ये महसूस होता है कि हम अपाहिज होने जा रहे हैं या हमें दूसरों की दया पर जीना है तो मन बहुत ही कुंठित हो उठता है। परिवार में सास ननद देवर जेठ सभी थे, पर एकाकी परिवारों में सबके सामने उस जैसी ही समस्या उपस्थित थी। कौन अपना घर परिवार छोड़कर इतने दिनों तक उसके घर को संभालेगा। अपने ऑपरेशन से भी अधिक निशा को अपने घर संसार की चिंता सता रही थी। यह भी अटल सत्य है कि पैर चाहे चिता में रखे हों, पर जब तक सांस है तब तक व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाता। आस पड़ोस के अलावा निशा ने अखबार में भी विज्ञापन देखने शुरू कर दिए तथा आवश्यकता है एक काम वाली की नामक विज्ञापन अपना पता देते हुए प्रकाशित भी करवा दिया। विज्ञापन दिए अभी हफ्ता भी नहीं बीता था कि एक 21-22 साल की युवती घर का पता पूछते पूछते आई। उसने अपना परिचय देते हुए काम पर रखने की पेशकश की थी और अपने विषय में कुछ इस प्रकार बयां किया था। मेरा नाम प्रेमलता है। मैं बीए पास हूँ। 3 साल पहले मेरा विवाह हुआ था, पर पिछले साल मेरा पति एक दुर्घटना में मारा गया। संतान भी नहीं है। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस समझकर घर से निकाल दिया है। परिवार में अन्य कोई न होने के कारण मुझे भाई के पास रहना पड़ रहा है, पर भाभी अब मेरी उपस्थिति सह नहीं पा रही हैं। वहाँ तिल तिल कर मरने की अपेक्षा मैं कहीं काम करना चाहती हूँ। 1-2 स्कूलों में पढ़ाने के लिए भी अर्जी दी है, पर बात अभी तक बनी नहीं। जब तक कोई अन्य काम नहीं मिल जाता यही काम करके देख लूँ सोचकर चली आई हूँ। भाई के घर नहीं जाना चाहती। काम के साथ रहने के लिए घर का एक कोना भी दे दें तो मैं चुपचाप पड़ी रहूँगी। उसकी साफ गोई निशा को बहुत पसंद आई। उसने कुछ भी नहीं छिपाया था, रुक रुक कर खुद ही सारी बातें कह डाली थी। निशा को भी ज़रूरत थी तथा देखने में भी वो साफ़ सुथरी और सलीकेदार लग रही थी, अतः उसकी शर्तों पर निशा ने हाँ कर दी। निशा को जब महसूस हुआ कि अब इसके हाथों घर सौंप कर ऑपरेशन करवा सकती हूँ, तब उसने ऑपरेशन की तारीख ले ली। नियत तिथि पर ऑपरेशन हुआ और सफल भी रहा। सभी नाते रिश्तेदार आए और सलाह मशवरा देकर चले गए। प्रेमलता ने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया था कि किसी को उसने जरा भी शिकायत का मौका नहीं दिया। जाते जाते सब उसकी तारीफ ही करते गए। फिर भी कुछ ने यह कहकर नाराज़गी जाहिर की कि ऐसे समय में भी तुमने हमें अपना नहीं समझा, बल्कि हमसे ज़्यादा एक अजनबी पर भरोसा किया। वैसे भी आदर युक्त प्रिय और आत्मीय संबंध तो आपसी व्यवहार पर आधारित रहते हैं, पर परिवार में सबसे बड़ी होने के नाते किसी को भी खुद के लिए कष्ट उठाते देखना निशा के स्वभाव के विपरीत था। अतः अपनी तीमारदारी के लिए किसी को भी बुलाकर परेशान करना उसे उचित नहीं लगा था। पर वे ऐसी शिकायत करेंगे उसे आशा नहीं थी। शायद कमियां निकालना ही ऐसे लोगों की आदत रही हो। ऐसी शिकायत करने वाले ये भूल गए थे कि ऐसी स्थिति आने पर क्या वो सचमुच अपना घर छोड़कर महीने भर तक उसके घर को संभाल पाते, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक उसे 6 महीने तक भारी सामान नहीं उठाना था, क्योंकि गर्भाशय में संक्रमण के कारण ट्यूमर के साथ गर्भाशय को भी निकालना पड़ गया था। ऐसे वक्त में लोगों की शिकायत सुनकर एकाएक ऐसा लगा कि वास्तव में रिश्तों में दूरी आती जा रही है। लोग करने की अपेक्षा दिखावा ज़्यादा करने लगे हैं। सच, आज की दुनिया में कथनी और करनी में बहुत अंतर आ गया है। कार्य व्यस्तता या दूरी के कारण संबंधों में भी दूरी आई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके व्यवहार से मन खट्टा हो गया था। प्रेमलता की उचित देखभाल ने निशा को घर के प्रति निश्चिंत कर दिया था। वरुण और प्रज्ञा भी उससे हिल गए थे। शाम को उसको पार्क में घुमाने के साथ उनका होमवर्क भी वो पूरा करा दिया करती थी। जाने क्यों निशा प्रेमलता के प्रति बेहद अपनत्व तो महसूस करने लगी थी। आयुष के ऑफिस आने के बाद वो साई की तरह उसके आगे पीछे घूमती रहती, उसकी हर आवश्यकता का ख्याल रखती। एक दिन बातों बातों में प्रेमलता बोली, दीदी आपके पास रहकर लगता ही नहीं कि मैं आपके यहाँ नौकरी कर रही हूँ।
सास और भाई के घर में इससे ज़्यादा काम करती थी, पर फिर भी उन्हें मैं बोझ ही लगती थी। दीदी, वे मेरा दर्द क्यों नहीं समझ पाए? आखिर पति के मरने के बाद मैं जाती तो जाती कहाँ? सास तो मुझे हर वक्त इस तरह कोसती रहती थी मानो उसके बेटे की मौत का कारण मैं ही हूँ। दुख तो इस बात का था कि एक औरत होकर भी वो औरत के दुख को क्यों नहीं समझ पाई। आंखों में आंसू भर आए थे। रिश्तों में आती संवेदनहीनता ने प्रेमलता को तोड़कर रख दिया था। यहाँ आकर उसे सुकून मिला था, खुशी मिली थी, अतः उसकी पुरानी चंचलता लौट आई थी। शरीर भी भरा भरा हो गया था। निशा भी खुश थी। चलो, ज़रूरत के समय उसे अच्छी कामवाली के साथ साथ एक सखी भी मिल गई थी। बीच बीच में प्रेमलता का भाई उसकी खोज खबर लेने आ जाया करता था। बहन को अपने साथ न रख पाने का उसको बेहद दुख था, पर पत्नी के तेज स्वभाव के चलते वो मजबूर था। यहाँ बहन को सुरक्षित हाथों में पाकर वो भी निश्चिंत हो चला था। प्रेमलता का पति जो बैंक में नौकर था, उसके फंड पर अपना हक जमाने के लिए ससुराल के लोग उसे घर से बेदखल कर उस पैसे पर अपना हक जमाना चाहते थे। भाई उसे उसका हक दिलाने की कोशिश कर रहा था। भाई का अपनी बहन से लगाव देखकर ऐसा लगता था कि रिश्ते टूट अवश्य रहे हैं, पर अभी भी कुछ रिश्तों में कशिश बाकी है, वरना वो बहन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटता। प्रेमलता को इतनी ही खुशी थी कि भाभी नहीं तो कम से कम उसका अपना भाई तो उसके दुख को समझता है। कोई तो है जिसके कारण वो जीवन की ओर मुड़ पाई है, वरना पति की मौत के बाद उसके जीवन में कुछ नहीं बचा था। और ऊपर से ससुराल वालों की प्रताड़ना से बेहद टूटी प्रेमलता आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी थी। उसका दुख सुनकर मन भर आता था। सच, आज भी हमारा समाज विधवा के दुख को नहीं समझ पाया है। जिस पति के जाने से औरत का साज श्रृंगार ही छिन गया हो, भला उसकी मौत के लिए औरत को दोषी ठहराना मानसिक दिवालियेपन का द्योतक नहीं तो और क्या है। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे तब होता था जब स्त्री को ही स्त्री पर अत्याचार करते देखती। एक दिन रात में निशा की आंख खुली। बगल में आयुष को न पाकर कमरे से बाहर आई तो प्रेमलता का फुसफुसाता स्वर सुनाई पड़ा, नहीं साहब, मैं दीदी का विश्वास नहीं तोड़ सकती। सुनकर निशा की सांस रुक गई। समझ गई कि आयुष की क्या मांग होगी। वितृष्णा से भर उठी थी निशा। मन हुआ मर्द की बेवफाई पर चीखे चिल्लाए, पर मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाई। लगा चक्कर आ जाएगा। उसने वहीं बैठना चाहा तो पास में रखा स्टूल गिर गया। आवाज़ सुनकर आयुष आ गए। उसे नीचे बैठा देखकर बोले, तुम यहाँ कैसे? अगर कुछ ज़रूरत थी तो मुझसे कहा होता। निशब्द उसे बैठा देखकर आयुष को लगा कि शायद निशा पानी पीने उठी होगी और चक्कर आने पर बैठ गई होगी। वो भी ऐसे आदमी से उस समय क्या तर्क वितर्क करती जिसने उसके सारे वजूद को मिटाते हुए अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए दूसरी औरत से सौदा करना चाहा। दूसरे दिन आयुष तो सहज थे, पर प्रेमलता असहज लगी। बच्चों और आयुष के जाने के बाद वो निशा के पास आकर बैठ गई। जहाँ और दिन उसके पास बातों का अंबार रहता था, आज शांत और खामोश थी। ना ही आज उसने टीवी खोलने की फरमाइश की और ना ही खाने की। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? उसका हृदय टटोलते हुए निशा ने पूछा। दीदी, कल बहुत डर लगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो कल से मैं वरुण और प्रज्ञा के पास सो जाया करूं। आंखों में आंसू भरकर उसने पूछा था। ठीक है। निशा के कहने पर उसके चेहरे पर संतोष झलक आया था। निशा जानती थी वो किससे डरी है। आखिर एक औरत के मन की बातों को दूसरी औरत नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा। पर प्रेमलता सच्चाई बताकर उसके मन में आयुष के लिए घृणा या अविश्वास पैदा नहीं करना चाहती थी। इसलिए कुछ कहा तो नहीं, पर अपने लिए सुरक्षित स्थान अवश्य मांग लिया था। आयुष के व्यवहार ने यह साबित कर दिया था कि पुरुष के लिए हर स्त्री सिर्फ देह ही है। उसे अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए सिर्फ देह ही चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं कि वो देह किसकी है। अब निशा को खुद ही प्रेमलता से डर लगने लगा था। कहीं आयुष की हवस और प्रेमलता की देह उसका घर संसार न उजाड़ दे। प्रेमलता कब तक आयुष के आग्रह को ठुकरा पाएगी? उसे अपनी बेबसी पर पहले कभी भी उतना क्रोध नहीं आया था जितना आज आ रहा था। प्रेमलता भी तो कम बेबस नहीं थी। वो चाहती तो कल ही समर्पण कर देती, पर उसने ऐसा नहीं किया और आज उसने अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए अपने लिए सुरक्षित इस ठिकाने की मांग की। प्रश्न अनेक थे, पर निशा को कोई समाधान नजर नहीं आ रहा था। दोष दे भी तो किसे? आयुष को या प्रेमलता की देह को? मन में ऊहापोह थी।
सोच रही थी कि ये तो समस्या का अस्थायी समाधान है। विकट समस्या तो तब पैदा होगी जब आयुष बच्चों के साथ प्रेमलता को सोता देख कर तिलमिलाएंगे या चोरी पकड़े जाने के डर से कुंठित खुद से आंखें चुराने लगेंगे। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। निशा ने सोचा कि आयुष के आने पर प्रेमलता के सोने की व्यवस्था, बच्चों के कमरे में रहने की बात कहकर वो उनके मन की था लेने की कोशिश करेगी। पुरुष के कदम थोड़ी देर के लिए भले ही भटक जाएं, पर अगर पत्नी थोड़ा समझदारी से काम ले तो ये भटकन दूर हो सकती है। अभी तो उसे पूरी तरह स्वस्थ होने में महीना भर और लगेगा। उसे अभी भी प्रेमलता की ज़रूरत है, पर कल की घटना ने उसे विचलित कर दिया था। आयुष आए तो मौका देखकर निशा ने खुद ही प्रेमलता के सोने की व्यवस्था बच्चों के कमरे में करने की बात की तो पहले तो वो चौंके, पर फिर सहज स्वर में बोले, ठीक ही किया। कल शायद वो डर गई थी। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर मैं उसके पास गया, उसे शांत करवा ही रहा था कि स्टूल गिर जाने की आवाज़ सुनी। आकर देखा तो पाया तुम चक्कर खाकर गिर पड़ी हो। आयुष के चेहरे पर तनिक भी क्षोभ या ग्लानि नहीं थी। तो क्या प्रेमलता सचमुच डर गई थी, या जो उसने सुना वो गलत था? अगर उसने जो सुना वो गलत था तो प्रेमलता की चीख उसे क्यों नहीं सुनाई पड़ी? खैर जो भी हो, जिस तरह से आयुष ने सफाई दी थी उससे हो सकता है कि वो खुद भी शर्मिंदा हो। प्रेमलता अब यथासंभव आयुष के सामने पड़ने से बचने लगी थी। अब निशा स्वयं आयुष के खाने पीने नाश्ते का ख्याल रखने की कोशिश करती। अभी महीना भर ही बीता होगा कि प्रेमलता का भाई आया और एक लिफाफा उसे पकड़ाते हुए बोला, तूने जहाँ नौकरी के लिए आवेदन किया था वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया है, जाकर साक्षात्कार दे आना। पर आजकल बिना सिफारिश के कुछ नहीं हो पाता। नौकरी मिल जाए तो अच्छा ही है, कम से कम तुझे किसी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका के पद के लिए इंटरव्यू कॉल थी। निशा ने जब कॉल लेटर पढ़ा तो याद आया कि इसी ग्रुप के एक स्कूल में उसकी मित्र शोभना की भाभी प्रधानाचार्या हैं। निशा ने उनसे बात की, नौकरी मिल गई। अगले सत्र से उसे काम करना था। 1.5 महीना और बाकी था। प्रेमलता की निशा को ऐसी आदत पड़ गई थी कि अब उसके बिना वो कैसे सब कुछ कर पाएगी, ये सोच सोच कर वो परेशान होने लगी थी। इस अजनबी लड़की ने उसके दुख और परेशानी के क्षणों में साथ दिया है। उसकी जगह अगर कोई और होता तो भावावेश में उसका घर संसार ही बिखेर देता, खासकर तब जब गृहस्वामी विशेष रुचि लेता प्रतीत हो। पर उसने ऐसा न करके न केवल अपने अच्छे चरित्र की झलक दिखाई थी, बल्कि उसकी गृहस्थी को टूटने बिखरने से बचा लिया था। स्कूल का सेशन शुरू हो गया था। घर न मिल पाने के कारण प्रेमलता उसके घर से ही आना जाना कर रही थी। स्कूल जाने से पहले वो नाश्ता और खाना बनाकर जाती थी तथा शाम का खाना भी वही आकर बनाती। लगता ही नहीं था कि वो इस परिवार की सदस्य नहीं है, पर अब प्रेमलता को जाना ही है सोचकर निशा भी धीरे धीरे घर का काम करने की कोशिश करने लगी थी। दीदी, स्कूल के पास ही घर मिल गया है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वहाँ रहने के लिए चली जाऊँ। एक दिन प्रेमलता स्कूल से आकर बोली, ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। अब तो मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ, धीरे धीरे सब करने लगूंगी। वरुण को पता चला तो बहुत उदास होकर बोला, आंटी आप यहीं रह जाओ ना, आप गणित पढ़ाती थी तो बहुत अच्छा लगता था। दीदी, आप चली जाओगी तो मुझे आलू के पराठे कौन बनाकर खिलाएगा? आप जैसे पराठे तो मामा भी नहीं बना पाती, प्रज्ञा ने आग्रह करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेबी, मैं दूर थोड़ी जा रही हूँ, हर इतवार को मैं मिलने आऊँगी, तब आपको आपकी पसंद का आलू का पराठा बनाकर खिला दिया करूँगी, प्रेमलता ने प्यार से प्रज्ञा को गोदी में उठाते हुए कहा। निशा ने भी प्रेमलता को सदा नौकरानी से ज़्यादा मित्र समझा था, पर वरुण और प्रज्ञा का उससे इतना भावनात्मक लगाव उसके अहम को हिला गया। अचानक उसे लगा कि इस लड़की ने कुछ ही दिनों में उससे उसकी जगह छीन ली है, वो जगह जो उसने 10 वर्षों में बनाई थी, इसने केवल 5 महीनों में ही बना ली। बच्चे भी अब उसके बजाय प्रेमलता से अपनी फरमाइशें करते और वो भी हंसते हंसते उनकी हर फरमाइश पूरी करती, चाहे वो खाना हो, पढ़ना हो या बाहर पार्क में उसके साथ जाना। क्या प्रेमलता घर छोड़कर जा रही है? शाम को चाय पीते पीते आयुष ने पूछा था। हाँ, कोई परेशानी? निशा ने एक तीखी नज़र से उन्हें देखा। मुझे क्या परेशानी होगी, बस ऐसे ही पूछ लिया था। कुछ दिन और रुक जाती तो तुम्हें थोड़ा और आराम मिल जाता। निशा की तीखी नज़र से अपनी आंख चुराते हुए आयुष ने जल्दी जल्दी कहा। पहले तो निशा सोच रही थी कि प्रेमलता से कुछ दिन और रुकने का आग्रह करेगी, पर आयुष और बच्चों की सोच ने उसे कुंठित कर दिया। अब उसे वो एक पल भी नहीं रोकेगी। कल जाती हो तो आज ही चली जाए, जिसकी वजह से उसकी अपनी गृहस्थी पराई हो चली है। भला उसे अपने घर में वो क्यों शरण दे?
ईर्ष्या रूपी अजगर ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था। जब वो उससे विदा मांगने आई तब कोई उपहार देना तो दूर, उससे इतना भी नहीं कहा गया कि छुट्टी के दिन चली आया करना। जबकि बच्चों को रोते देख प्रेमलता खुद ही कह रही थी, रो मत, मैं कहीं दूर थोड़े जा रही हूँ, जब मौका मिलेगा तब मिलने आ जाया करूँगी। जहाँ कुछ समय पहले तक निशा स्वयं आपसी रिश्तों में आती संवेदनहीनता के लिए दूसरों को दोषी ठहरा रही थी, आज वो स्वयं ईर्ष्या के कारण उसी जमात में शामिल हो गई थी। तभी तो उस अजनबी लड़की के अपार प्रेम के बावजूद उसका प्रतिदान देने में कंजूसी कर गई थी। अभी आप सुन रहे थे मानवीय स्वभाव की कमजोरियों को इंगित करती हुई सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी ईर्ष्या। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी लाइक करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।